हेलो नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो 2-3 दिन से अपनी क्लास नहीं आ रही थी, तो कुछ मतलब काम था, इस करके क्लास नहीं हो पाई। बट आज अपन 8 जनवरी 2025 की क्लास डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के जितने भी आपके दो या 3 दिन जो क्लास नहीं हुई थी, 5 फरवरी या 6 फरवरी 7 फरवरी के, वो क्वेश्चन भी मैंने इसके साथ आज ले लिए हैं। मतलब आज आपको 3 से 4 दिनों की क्लास है वो एक साथ ही हो जाएंगे। मतलब एग्जाम में कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ने वाला है अपन कि अपन ने पढ़ा नहीं होगा, सारी चीजें मैंने कवर कर ली है। क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, आपको मेरे साथ आखिरी तक रहना है और मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा लंबी ना हो, कि आपको जल्दी जल्दी सब कुछ करा दिया जाए, थोड़ा टाइम में मतलब ज्यादा चीजें बता दी जाए। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। और जो लास्ट में क्वेश्चन पूछ जाता है उसका जरूर आंसर दिया करो, कमेंट करके जरूर बताया करो, क्योंकि आपका एक एक कमेंट, आपका एक एक लाइक हमें काफी मोटिवेट करते हैं। इससे पता लगता है कि बच्चे कितने लास्ट तक क्लास देखते हैं और कितना उनमें इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो 3-4 दिनों के आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से थे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन को किस एल्बम के लिए प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार मिला है? तो भारतीय अमेरिकी गायिका है, क्या नाम है बेटा? चंद्रिका। क्या नाम है इनका? चंद्रिका टंडन इनका नाम है। इनको क्या मिला है? ग्रैमी पुरस्कार मिला है। क्या मिला है? ग्रैमी पुरस्कार पुरस्कार मिला है। तो किस एल्बम के लिए मिला है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इनको एक बार पहले भी मिल चुका है, अब की बार इनके लिए क्या ये दूसरा अवार्ड है। तो इनको जो एल्बम है बेटा वो कौन सा है? त्रिवेणी एल्बम के लिए इनको ये पुरस्कार मिला। किसके लिए? त्रिवेणी एल्बम, मतलब त्रिवेणी मूवी है जो इनकी, उसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला, ऑप्शन ए इज द राइट होगा। तो भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने त्रिवेणी एल्बम के लिए बेस्ट न्यूज एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। ये उनका क्या दूसरा ग्रैमी नामांकन था। ठीक है, ये उनके लिए क्या दूसरा नामांकन था, बट अब की बार इन्होंने ग्रैमी अवार्ड मिला है। तो आपसे पूछ जा सकता है कि अब की बार ग्रैमी अवार्ड किसको मिला है? तो किसको मिला है? चंद्रिका टंडन को। और किसके लिए मिला है? त्रिवेणी एल्बम को लिए मिला है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय भाषा पुस्तक योजना की घोषणा किसने की है? तो भारतीय भाषा पुस्तक योजना की घोषणा क्यों की गई और किसने की है? जैसे कि आपको पता है अभी हमारा बजट आया था 2025 वाला, इसमें बहुत सारी योजनाएं लागू की गई थी। तो इसमें भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू की गई। इसमें क्या है, तो जितनी भी हमारी भाषाएं हैं उनको क्या डिजिटल लाइब्रेरी उपलब्ध होगी, मतलब आपको डिजिटल ई बुक मिलने वाली है। आपको सरकार द्वारा जितनी भाषाएं हैं उसके अंदर, सब भाषाओं के अंदर आपको डिजिटल मतलब ई बुक मिलेगी, एक तरह से ई लाइब्रेरी बनाई जाएगी। तो इसलिए किसने घोषणा की थी? बजट किसने पेश किया था? बजट हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया, तो उन्होंने इसकी घोषणा की। तो भारतीय भाषा पुस्तक योजना की घोषणा किसने की? हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसकी घोषणा की है। किसके लिए? क्योंकि सभी तरह की भाषाएं भारत में, उनमें आपको क्या है, भारतीय भाषाओं को स्कूली और उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध कराना है। जो कैंडिडेट स्कूल और कॉलेज वाले हैं उनको सभी भाषाओं के अंदर डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध आपको कराई जाएगी। ठीक है, तो ये 1 फरवरी 2025 वाले बजट में इनकी घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य ने महिला उद्यमियों के लिए एक विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने महिलाओं को उद्यमी मतलब महिला सशक्तिकरण या वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक विशेष तरह का औद्योगिक पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो कौन सा राज्य है बेटा? वो है उड़ीसा। इसमें क्या है, महिलाओं को 50,000 की क्या है, 50,000 की क्या वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। क्या है? वित्तीय सहायता प्रोवाइड की जाएगी। कितनी? 50,000 की। तो आपको याद रखना है कि ये पार्क कहां पे बनने जा रहा है? उड़ीसा के अंदर, और 50,000 की वित्तीय सहायता मिलने वाली है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होने वाला है। तो ओडिशा सरकार ने सुभद्रा योजना महिलाओं को वित्तीय सहायता, मतलब जो सुभद्रा योजनाएं थी उसमें महिलाओं को वित्तीय सहायता के लिए डिजिटल बनाने के लिए क्या, डिजिटल साक्षरता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना का क्या शुभारंभ किया, और उसमें 50,000 की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। मतलब डिजिटल लेन देन के लिए यह सब काम किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व अंतर धार्मिक सहयोग सप्ताह कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइज मतलब जो अंतर धार्मिक सप्ताह है वो किसको घोषित किया है, क्यों किया है? जो सभी धर्मों को लोग हैं जिनको एक साथ लेके आना है और एक साथ काम करने के लिए क्या है, एक विश्व अंतरराष्ट्रीय धार्मिक सप्ताह शुरू किया गया। वो कब से कब होता है? वो 1 से लेके 7 फरवरी तक इसको मनाया जाए। कब से? 1 से 7 फरवरी। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी थीम क्या है, अब की बार इसका उद्देश्य क्या है, इसका थीम क्या है?
शांति के लिए एकजुटता, ये आपको याद रखना है बेटा। इसकी थीम क्या है? शांति के लिए एकजुटता। ठीक है, जितने भी विभिन्न धार्मिक है समुदाय हैं, उन सबको क्या है, एक प्लेटफॉर्म पे लाना है, उनके बीच में संवाद करना है, उनको सहयोग को बढ़ावा देना है, धार्मिक समुदाय का उद्देश्य को समझाना है। तो सभी धार्मिक संस्थाएं हैं, समुदाय है, वो सब एक साथ मिलकर काम करें और विश्व में शांति के लिए एकजुट होकर काम करें। तो ये इस बार की क्या है, थीम है। आपसे पूछ जा सकती है इस बार की थीम क्या है विश्व अंतर धार्मिक सप्ताह की? तो शांति के लिए एकजुटता क्या है इसकी थीम है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ कथा अभ्यास शुरू किया है? बेटा कौन सा अभ्यास किया है? कथा अभ्यास। अब ये अभ्यास कहां पे किया जा रहा है और किसके साथ हो रहा है? तो ये जो अभ्यास है भारत की नौसेना, भारत नौसेना प्लस कौन कर रहा है? प्लस कौन कर रहा है? मालदीव की नौसेना। कौन? मालदीव की नौसेना ये अभ्यास कर रही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कथा अभ्यास किसके बीच में किया जा रहा है? भारत और मालदीव की सेना के बीच में किया जा रहा है। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। भारतीय और मालदीव सेना ने एक्वेरिन का 13वां संस्करण है। कौन सा है बेटा? ये 13वां संस्करण है, जो कि 2 से 15 फरवरी 2025 तक आयोजित होगा। कहां पे? मालदीव में आयोजित किया जा रहा है, जो कि भारत और मालदीव के सैन्य संबंधों को मजबूत करने के लिए सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन ने साइकिलिंग में एथलीट्स द्वारा प्रदर्शन सुधार के लिए किस गैस को इनहेल करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है? जो इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन है, जो खिलाड़ी है, जो एथलीट्स है, जो साइकिल चलाते हैं, जिस टाइम गैस का इनहेल करते हैं, मतलब कौन सी गैस है उस पर प्रतिबंध लगा दिया? तो उन्होंने कार्बन मोनोऑक्साइड पे प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि वो लोग क्या कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करते थे, जो कि हमारे शरीर के लिए काफी घातक और बहुत ज्यादा मतलब खतरनाक है, और जो पर्यावरण है, जो इन्वायरमेंट है, इसके लिए काफी ये खतरनाक है। तो इस पे क्या है, किस पे प्रतिबंध लगाया है? कार्बन मोनोऑक्साइड पे क्या है, किसने प्रतिबंध लगा दिया? तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। किसने लगाया? इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन ने इस पे प्रतिबंध लगा दिया। वो जो एथलीट्स है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज नहीं कर सकते। किसका बेटा? सीओ का इनहेल नहीं कर सकते, जो कि हीमोग्लोबिन का स्तर तो बढ़ाती है, बट क्या है, शरीर के अंदर CO2 की मात्रा ज्यादा होने पे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा किडनी वगैरह, हमारा माइंड है या सर दर्द, ये बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस टीम ने हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब जीता है? तो खिताब किसने जीता है? जो हॉकी इंडिया लीग हुई थी, हॉकी इंडिया लीग, इसका खिताब किसने जीता है? 2024-25 की बात करें तो विजेता कौन रहा है बेटा? इस बार विजेता की मैं बात करूं तो विजेता कौन रहा है? बंगाल टाइगर्स रहा है। कौन है? बंगाल टाइगर। ठीक है, टाइगर्स क्या है? विजेता रहा है। उपविजेता की बात करें, उपविजेता कौन रहा है? उपविजेता कौन रहा है बेटा? उपविजेता कौन रहा है? हैदराबाद। कौन है? हैदराबाद इसमें ये उपविजेता रहा है। आपको ये भी ध्यान रखना है, ये आयोजन कहां पे हुआ था? इसका आयोजन कहां पे हुआ था? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम जो ओडिशा है उसके अंदर इसका आयोजन किया गया। तो आपको ये भी याद रखना है, उड़ीसा के अंदर इसका आयोजन किया गया। तो बंगाल टाइगर क्या है? विजेता रहा है। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। आपको विजेता, उपविजेता और आयोजक राज्य भी आपको याद पता होना चाहिए। तो बिरसा मुंडा स्टेडियम उड़ीसा के अंदर इसका आयोजन हुआ था। तो बंगाल टाइगर्स हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब जीता है, फाइनल में हैदराबाद को हराया है, और इसका स्टेडियम कौन सा था? बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, जो कि राउरकेला उड़ीसा के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, 3 करोड़ विजेता को मिलती है, और उपविजेता को क्या 2 करोड़ की धनराशि इसमें दी गई है। विजेता टीम को कितनी? 3 करोड़, उपविजेता टीम को 2 करोड़ की धनराशि दी गई है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस की बात करूं तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब बेटा? 4 फरवरी को मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, 4 फरवरी को क्या है? विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अब आपसे पूछ सकते हैं इस बार विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या थी? तो थीम की बात करें, यूनाइटेड फॉर यूनिक। क्या है? यूनाइटेड फॉर यूनिक, यूनाइटेड बाय यूनिक। क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक क्या इसकी थीम थी? तो आपको याद रखना है कि 2025 विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या थी? यूनाइटेड बाय यूनिक। ठीक है, यूनाइटेड बाय यूनिक इस बार की थीम थी। तो आपको याद रखना है इस बार की थीम का। तो ये सन 2000 से शुरू हुआ था, जो कि 4 फरवरी 2000 को शुरू हुआ।
UICC की द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। उसी के तर्ज पे अब हर साल क्या है, विश्व कैंसर दिवस, मतलब कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करना, किस तरह की बीमारी है, आप इससे कैसे बच सकते हो, इन सब के लिए ये हर साल 4 जनवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अभी हाल ही में मिच्ची बिक्की 6 उपग्रह किसने लॉन्च किया? देखो नाम ही बेटा कितने तकड़े, मिच्ची बिक्की, ठीक है, मिच्ची बिक्की। अब देखो मिच्ची बिक्की 6 उपग्रह किसने लॉन्च किए? 6 उपग्रह की मैं बात करूं तो किसने लॉन्च किए हैं? ये के जापान ने। किसने बेटा? जापान के। जापान की जो कंपनी है, जैसे भारत के अंदर इसरो है, इसी तरह जापान में क्या है? जाक्सा। क्या है बेटा? जाक्सा है, ठीक है। कौन सी? जाक्सा ने ये लॉन्च किया। जैसे हमारे इसरो है, रूस के अंदर रूस कॉस्मोस है, अमेरिका के अंदर नासा है, तो जापान के अंदर क्या है? जाक्सा ने इसको लॉन्च किया। तो किसने किया? जापान ने, जाक्सा ने। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट होगा। अब जाक्सा ने अपने 5वें H3 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है, जिसमें 6 उपग्रह इन्होंने सेंड किए हैं। जो जीपीएस प्रणाली के उपकरण है, मतलब जो जियो सैटेलाइट है, उसके के संस्करण के इन्होंने 6 उपग्रह लॉन्च किए। किसने? जाक्सा ने। तो ये सफलतापूर्वक लॉन्च हो गए हैं। ट्रोपेक्स 2025 सैन्य अभ्यास किस क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है? तो ट्रोपेक्स 2025 की बात करें, सैन्य अभ्यास, ट्रोपेक्स की बात करूं बेटा, मैं ट्रोपेक्स की बात करूं तो ट्रोपेक्स 2025 कहां आयोजन हो रहा है? ट्रोपेक्स 2025 का आयोजन कहां पे हो रहा है? ये इसका आयोजन हो रहा है बेटा हिंद महासागर में। अब किस किस के बीच में हो रहा है हिंद महासागर में? ये भारत की सेनाएं कर रही है, भारत की सेनाएं कर रही है। कौन बेटा? भारतीय सेना कर रही है। भारतीय सेना में सेना है, एयरफोर्स है, नेवी है और इंडियन कोस्ट गार्ड है हमारे, ये सब मिलके क्या है? भारतीय सेना ही अपना अभ्यास कर रही है। कहां पे? हिंद महासागर में कर रही है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। तो ट्रोपेक्स 25 सिक्कर लेवल ऑपरेशन रेनिडेस एक्सरसाइज 2025 का भारत का एक महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है। मतलब भारत का ही सेना इसमें अभ्यास कर रही है। उसमें भारतीय सेना है, वायु सेना है, तटरक्षक बल, जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, ये सब मिलके क्या है? भारत के हिंद महासागर के क्षेत्र में क्या शक्ति प्रदर्शन और सैन्य अभ्यास कर रही है। ये आपको याद रखना है। और इसमें INS विक्रांत ने क्या है, और MiG-29K ने इसका भाग लिया। इस बेड़े में अगर आपसे पूछे जाए तो कौन कौन से विमान इसमें शामिल हुए थे, तो MiG-29K और INS विक्रांत इसमें शामिल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण द्वारा सफेद बाघ प्रजनन केंद्र खोलने की घोषणा कहां की गई है? तो आपको पता है कि कौन से बेटा? सफेद बाघ। अब सफेद बाघों का प्रजनन कहां पे किया जाएगा? प्रजनन केंद्र कहां पे किया जाएगा? आपको पता है बाघ सबसे ज्यादा कहां पे? हमारे भारत में बाघ सबसे ज्यादा कहां है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो वहां मध्य प्रदेश के अंदर सफेद बाघ होते हैं ना, जो सफेद टाइगर्स बोलते हैं हम, उनका केंद्र कहां पे, प्रजनन केंद्र कहां पे खोला जाएगा? तो मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में कहां पे होगा? रीवा जिले के अंदर, रीवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। मतलब बाघों के संरक्षण करना, बाघों का बढ़ाना, जो लगातार इनकी संख्या कम हो रही है, इसको बढ़ाया जाए, इसका प्रजनन कैसे किया जाए? तो रीवा मध्य प्रदेश में इसका टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा व्हाइट टाइगर के लिए, ठीक है। सफेद बाघ प्रजनन आपको याद रखना है, कहां पे? रीवा मध्य प्रदेश में होने वाला। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले में भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन होने केंद्र बनने की मंजूरी दी दी है। मतलब भारत का ये पहला ही प्रजनन केंद्र बनेगा, तो सफेद बाघों के लिए बन रहा है, व्हाइट टाइगर के लिए बन रहा है, भारत का पहला है। तो कहां पे बन रहा है? रीवा जिले के अंदर मध्य प्रदेश में बनने वाला है। गोविंदगढ़ में मुकुंदपुर सफेद बाघ सफारी के पास स्थापित होगा। ये केंद्र सफेद बाघों के संरक्षण और प्रजनन कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा, ठीक है। जो और इसमें क्योंकि 1951 में महाराजा मार्तंड सिंह ने जुदेव ने यहाँ अंतिम अज्ञात जंगली सफेद बाघ मोहन की खोज की थी। मतलब इसकी कुछ हिस्ट्री भी है, तो इसलिए इस जगह सफेद बाघों से रिलेटेड हिस्ट्री है, तो इसलिए इस जगह को क्या सफेद बाघ प्रजनन केंद्र के रूप में चुना गया है, ठीक है। तो कहां पे बन रहा है? रीवा मध्य प्रदेश में बनने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, अभी हाल ही में टाटा स्टील मास्टर शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो टाटा स्टील मास्टर शतरंज के खिताब की मैं बात करूं तो इसमें विजेता कौन रहे हैं? आप सोच नहीं सकते। और उप विजेता कौन रहे हैं? जो अब की बार भैया हर आदमी को क्या है, इससे निश्चिंत नहीं होना चाहिए, पता नहीं चलता। तो इसमें विजेता कौन रहे हैं बेटा? आर प्रज्ञानंद, ठीक है। आर प्रज्ञानंद ने किसको हरा दिया? देखो डी गुकेश को हरा दिया, जो कि वर्ल्ड चैंपियन शतरंज रहे थे थोड़े दिन पहले। और आर प्रज्ञानंद ने इस मैच के अंदर टाटा स्टील स्मार्ट शतरंज में
आर प्रज्ञानंद ने डी गुकेश को हरा दिया। तो विजेता आपसे पूछा है, विजेता कौन रहे हैं? आर प्रज्ञानंद। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो आर प्रज्ञानंद 2 फरवरी 2025 को नीदरलैंड में आयोजित टाटा स्टील मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में डी गुकेश को क्या रोमांचक टाई ब्रेक से 2-1 से हरा दिया। मतलब डी गुकेश को हराया और आर प्रज्ञानंद क्या इस बार विजेता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अंतरराष्ट्रीय बिग कौन सा बेटा? अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस को कब लॉन्च किया गया था? तो अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की बात करें, बिग कैट क्या होता है बेटा? बिग कैट अलायंस क्या होता है? बिग कैट अलायंस क्या है? मतलब जो कैट है, जो बिल्ली है हमारी, उसके प्रजाति के, मतलब जो बिल्ली के प्रजाति की जो 9 जानवर है, इसमें बिल्ली है, टाइगर, शेर है, बाघ है, चीता है, जैगुआर है, ये सब ना, जो मतलब इन जो बिल्ली के प्रजाति के, मतलब बिल्ली जैसे 7 जानवरों को क्या है, उनका क्या है, हाँ, उनकी संख्या को कैसे बढ़ाया जाए, उन पे कैसे काम किया जाए, तो क्या अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस लॉन्च किया गया था। कब हुआ था? तो ये हुआ था बेटा 9 अप्रैल 2023 को ये लॉन्च हुआ था। 9 अप्रैल 2023 को क्या ये लॉन्च हुआ था। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। मतलब बिल्ली जैसी प्रजाति है जिसके 7 जानवर है, उनको बढ़ाने के लिए इस पे काम किया जाएगा। तो अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस एक सिंधी आधारित अंत सरकारी संगठन के रूप में स्थापित है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत के अंदर जैसे बाघ है, शेर है, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर, प्यूमा जैसे 7 बड़ी बिल्ली की जो प्रजातियां हैं, इनका संरक्षण का काम किया जाएगा। इनको बचाया कैसे जाए, इनका जो शिकार हो रहा है उस पर कैसे काबू किया जाए, इनका अवैध व्यापार हो रहा है, इनको कैसे रोका जाए, इनकी संख्या कैसे बढ़ाया जाए, इस पे काम किया जाएगा। तो 7 तरह के जीव हैं जो बिल्ली के प्रजाति से जुड़े हुए, उनके लिए इस पे काम किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में केंद्र सरकार ने ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के कितने श्रमिक पंजीकृत हुए हैं? तो ई श्रम के ऊपर बात करें, पंजीकृत पोर्टल पे बेटा, ई श्रम पंजीकृत जो पोर्टल है, इस पे कितने लोग पंजीकृत हो गए, कितने श्रमिक पंजीकृत हो गए? तो इस पे बेटा हो गए, कितने हो गए? इस पे 30.58 करोड़, 30.58 करोड़। अब सरकार इन पे पंजीकरण क्यों करा रही है? जो श्रमिक लोग हैं, इनको कुछ आर्थिक सहायता देनी है, कुछ वित्तीय सहायता देनी है, या उनके लिए जो भी स्कीम लाई जाएगी, तो वो इस पोर्टल के माध्यम से अगर रजिस्टर्ड होंगे यहाँ पे, तो उनको पता लग जाएगी उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं या उनके लिए कौन कौन सी सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही है। तो कितने लोग पंजीकृत हो गए? 30.58 करोड़, मतलब लगभग 30.5 करोड़ लोग क्या इस पे पंजीकृत हो चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। ई श्रम पोर्टल अब 30.58 करोड़ असंगठित श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं, जिसमें 2024 में कितने थे? 1.23 करोड़ नए श्रमिक जुड़े थे, और औसतन प्रतिदिन कितने? 33,700 श्रमिक जुड़ते जा रहे हैं। तो 26 अगस्त 2021 तक श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा जो डाटा इकट्ठा किया था, उसमें अभी तक कितने हो गए? 30.58 करोड़ इसमें लोग पंजीकृत हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की शुरुआत कब हुई? तो पांडुलिपि क्या होती है? जो प्राचीन ग्रंथ होते हैं, अब की बार इसकी घोषणा बजट में हुई थी, जो हमारे प्राचीन ग्रंथ है, जो पांडुलिपि है प्राचीन, उनको क्या डिजिटल किया जाए, उनको हर एक भाषा में डिजिटल करके अपलोड किया जाए, जिससे कोई भी व्यक्ति है अपनी भाषा में उसको पढ़ सके। ठीक है, तो पांडुलिपि मिशन की शुरुआत कब हुई? 2003 में शुरुआत हुई। कब? 2003 में, और बजट में घोषणा हुई है इनको दोबारा से क्या है, रिन्यू किया जाए। ठीक है, तो केंद्रीय बजट 2024-25 में ज्ञान भारतम मिशन, इसकी थीम क्या है? ज्ञान भारतम मिशन, इसकी थीम क्या है? ज्ञान भारतम मिशन इसकी थीम रखी है। इसके तहत कार्य किया जाएगा, और जितनी प्राचीन पांडुलिपियां हैं उनको संरक्षण किया जाए, उनका डिजिटलीकरण किया जाए। मतलब जो पुरानी पांडुलिपियां हैं उनको, सॉरी पांडुलिपियां क्या, पांडुलिपियां हैं, जो ग्रंथ है उनको क्या डिजिटलाइजेशन किया जाए, और हर एक भाषा में किया जाए, जिसमें लोगों को पढ़ने के लिए आसानी हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, अभी हाल ही में बेल्जियम के नए राष्ट्रपति के रूप, प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ की बात करें तो किसने लिया? बार्ट डी वेवर ने ली। किसने बेटा? बार्ट डी वेवर बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो बार्ट डी वेवर ने 3 फरवरी 2025 को बेल्जियम के प्रधानमंत्री शपथ ली है, और उन्होंने अलेक्जेंडर डी क्रू का स्थान लिया। किसका बेटा? अलेक्जेंडर डी क्रू का स्थान लिया है, और इन्होंने बेल्जियम के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। वर्ष 2023-24 में भारत ने कुल कितना निर्यात किया है? तो भारत ने मतलब बाहर के देशों को अपना सामान कितना बेचा है, उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछ जा रहा है। तो वर्ष 2000 कितना बेटा? 23-24 में भारत ने कितना निर्यात किया है?
भारत ने कितना निर्यात किया? निर्यात की मैं बात करूं तो भारत ने जो निर्यात किया है वो कितना है? 778.81 करोड़ का निर्यात किया, जो बिलियन डॉलर में कितना? 778.81 बिलियन डॉलर में निर्यात किया। ठीक है, इतना अमेरिकी डॉलर बिलियन में, तो मैं अंदर भारत ने निर्यात किया, तो भारत का क्या निर्यात हर साल बढ़ता जा रहा है, जो हमारे लिए काफी अच्छी बात है। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। 2023-24 में कुल निर्यात 778.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया। कितना? बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गए हैं, जो कि 2013-14 की तुलना में 67% अधिक है। 2013-14 कंपेरिजन किया जाए, 10 साल का डेटा निकाला जाए तो 67% क्या है, ये ज्यादा बढ़ा है। आप देख लो ग्राफ है किस तरह बढ़ा है। ठीक है, ग्राफ देखो किस तरह बढ़ा है इस बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, अभी हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी की बात करें, एआई यूनिवर्सिटी भारत में पहले कहां बनाई जाएगी? एआई यूनिवर्सिटी की बात करें, क्योंकि हर देश क्या एआई पे काम कर रहा है और भारत को भी इस पे करना चाहिए। अच्छा इनिशिएटिव लिया सरकार ने इस बजट के अंदर। तो भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहां पे होने वाली है बेटा? महाराष्ट्र में बनेगी। कहां पे? महाराष्ट्र के अंदर बनाई जाएगी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट होगा। तो महाराष्ट्र भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई विश्वविद्यालय स्थापित करेगा, जो कि एआई शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार को बढ़ावा देगा, जिसमें एजुकेशन को हो गया, रिसर्च को हो गया, और इन तरह की चीजों में क्या ये काफी योगदान देने वाला है। और शिक्षा के उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र में शामिल करने के लिए भारत पहला अपना एआई यूनिवर्सिटी काम लाने जा रहा है। महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की जा रही है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में जरूर आएगा। क्लास थोड़ी सी लंबी है, मैं जल्दी जल्दी, तभी तो मैं आपको थोड़ा कम डिटेल से करा रहा हूँ। ज्यादा हमारा टारगेट क्या है कि सारे क्वेश्चन किए जाए। अभी हाल ही में अवाडा ग्रुप ने कसाले के साथ मिलकर देश के किस राज्य में 1500 टीडीपी ग्रीन अमोनियम प्लांट का सहयोग हेतु समझौता किया है? तो देश का पहला देश का 1500 टीडीपी अमोनियम 1500 टीडीपी ग्रीन अमोनियम, बेटा ग्रीन अमोनियम प्लांट कहां लगेगा? अमोनिया प्लांट कहां पे लगेगा? अमोनिया प्लांट कहां लगेगा? देश में, अपने भारत में। और लगाने वाला कौन है? अवाडा ग्रुप। ठीक है, अवाडा ग्रुप लगाएगा। तो कहां पे लगने वाला? ये ओडिशा के अंदर लगने जा रहा है। कहां पे बेटा? ओडिशा के अंदर ये लगने जा रहा है। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। ग्रीन अमोनियम प्लांट की बात करें 1500 टीडीपी के, तो अवाडा ग्रुप ने कसाले के साथ साझेदारी करके ओडिशा में 1500 टीडीपी ग्रीन अमोनियम प्लांट की स्थापना करने जा रहे हैं। ठीक है, कहां पे? ओडिशा के अंदर। कहां पे करने जा रहा है? उड़ीसा के अंदर। ये जो कि नवीनीकरण ऊर्जा के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के लिए काफी फायदेमंद होगी। अभी हाल ही में सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु किस राज्य सरकार ने व्हाट्सएप पर आधारित मन मित्र शुरू किया है? अब देखो एक नई योजना आगे बेटा, कौन सी? मन मित्र योजना। मन मित्र की पहल किसने शुरू की है? तो ये बेटा किसने? आंध्र प्रदेश सरकार ने की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने की है कि अगर आपको आंध्र प्रदेश में रह रहे हो और अगर आपको आंध्र प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं जानना चाहते हो, सरकार की कौन कौन सी योजना लाई जा रही है, तो आपको एक मन मित्र इन्होंने एक पहल शुरू किया है। आपको क्या करना है? व्हाट्सएप पे सारी सेवाएं मिलेगी। व्हाट्सएप पे क्या है, आपको क्या करना है? व्हाट्सएप पे क्या एक नंबर दिया है, उस नंबर पे क्या है? हाई लिख के सेंड करना है। नंबर पे सिर्फ हाई लिख के सेंड करोगे और सरकार की जितनी भी योजनाएं आपको सेंड कर दी जाए। तो किसने किया? ये आंध्र प्रदेश सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है कि व्हाट्सएप पे एक नंबर जारी किया, इस पे हाई लिख के भेजो और जितनी भी आंध्र प्रदेश सरकार की सेवाएं हैं वो सरकारी सेवाओं को आपके बारे में पता लग जाएगा। तो आंध्र सरकार ने मना मित्र, कौन सी बेटा? मना मित्र व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल शुरू की है, जिसमें एक नागरिक 161 सरकारी सेवाओं को आसानी से पहुंच सकेगा। अभी क्या है, आपको वहां की 161 सेवाओं के बारे में पता लग जाएगा और एक नंबर जारी किया है। इस नंबर पे क्या सिर्फ आपको हाई लिख के सेंड करना है और सेवाएं प्राप्त होना शुरू हो जाएगी, मतलब 161 सरकारी सेवाओं का आपको पता लगेगा। क्वेश्चन नंबर 21, महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता पर अंतरराष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया जा रहा है? तो महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष की दिवस की मैं बात करूं तो वो 6 फरवरी को मनाया जाएगा। कब? 6 फरवरी को मनाया जाएगा, जिसमें क्या है कि महिला जननांग विकृति के खिलाफ शून्य सहिष्णुता एवं अंतरराष्ट्रीय दिवस 6 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा, जिसमें क्या है कि महिलाओं के जो मानवाधिकार है, महिलाओं के अधिकार है, ये सब बात की जाएगी, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22,
वाटरशेड यात्रा किस योजना के अंतर्गत शुरू की गई है? तो वाटरशेड यात्रा की बात करें तो ये हमारे कृषि मंत्रालय ने शुरू की है, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने। और कृषि मंत्री कौन है? हमारे जो शिवराज जी चौहान है, वो क्या है? हमारे कृषि मंत्री है। तो वाटरशेड योजना किसने की है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने इसको शुरू किया। किसने? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने इसको शुरू किया है। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज जी चौहान ने वाटरशेड यात्रा का क्या शुभारंभ किया है? और ये क्या पूरे देश में घूमेगी और वहां की क्या है बेटा, जो मिट्टी है, जल प्रबंधन है, उनके बारे में चर्चा करेगी, वहां के जांच करेगी, वहां का सैंपल लेगी कि हमारे किस तरह की मिट्टी है खेतों में, या हमारे आसपास कहाँ पे पानी की व्यवस्था हो सकती है, और जो मतलब संसाधन प्रबंधन है, इनके बारे में जागरूकता देना, मिट्टी के बारे में जागरूकता देना, पानी के बारे में लोगों को जागरूक करना, इन सब चीजों के बारे में ये बताने वाली है। हाल ही में कौन सा देश का संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अलग हो गया? यूएनएचआरसी से कौन अलग हो गया बेटा? तो आपको पता है एक ही देश है जो काफी फेमस है और नए नए डेली कुछ ना कुछ करता ही जा रहा है, तो वो है बेटा अमेरिका। अमेरिका ने क्या यूनाइटेड नेशन से भी अलग हो गया। किससे? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन से। ठीक है, यूनाइटेड नेशन यूएनएचआरसी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन से क्या है? मानवाधिकार आयोग से क्या है? यूएस से बाहर निकल गया और बोलता है कि हमें आप पे विश्वास नहीं है। पहले डब्ल्यूएचओ से बाहर निकल गया, मानवाधिकार आयोग से बाहर हो गया, और कुछ दिन पहले जो पेरिस जलवायु समझौता हुआ उससे भी बाहर हो गया। तो कौन हो गया बेटा? हमारा अमेरिका देश क्या है? बाहर हो गया। जो भूरिया बाबा जो इसके राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, वो ये सभी ताबड़तोड़ फैसले लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद अमेरिका को अलग करने का फैसला लिया, आरोप लगाते हुए कहा है कि यह इजराइल के खिलाफ और पक्षपाती है और युद्धि विद्रोह का प्रचार कर रहा है, कि जो मतलब युद्ध चल रहे हैं इजराइल हमास और यहूदियों के बीच में गाजा पे, इसके के साथ मतलब ये पक्षपात कर रहा है, सही निर्णय नहीं ले रहा मानव राइट कमीशन, तो ह्यूमन राइट कमीशन सॉरी। तो इसलिए क्या हम अपने इनसे पुल आउट कर रहे हैं, हम इसके साथ नहीं रहने वाले। और जितनी भी हम एड देते हैं वो एड भी नहीं देंगे। एड का मतलब जितना भी हम फंडिंग देते हैं, पैसा देते हैं, वो भी अब देना बंद कर देंगे। एक और अश्वत्थामा पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो एक और अश्वत्थामा पुस्तक की बात करूं, एक और अश्वत्थामा पुस्तक की बात करूं बेटा, अश्वत्थामा पुस्तक किस भाषा में लिखी है? तो ये भाषा की मैं बात करूं, तो भाषा कौन सी है बेटा? भाषा डोगरी है। भाषा कौन सी है? डोगरी है। ठीक है, डोगरी भाषा में लिखी है। लेखक कौन है? इसके राइटर कौन है? चमन लाल। कौन है बेटा? चमन लाल जी ने ये बुक लिखी है। किसने? चमन लाल जी ने ये बुक रखी है। तो आपको ये भी याद रखना है इसके राइटर कौन है? चमन लाल जी इसके राइटर है। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। ठीक है, लेखक कौन है? चमन लाल जी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। तो चमन लाल अरोड़ा जी ने, चमन लाल अरोड़ा ने डोगरी भाषा की पुस्तक लिखी है, एक और अश्वत्थामा लिखी है। चमन लाल अरोड़ा जी ने ये पुस्तक लिखी है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए सम्मानित भी किया गया। चर्चा में क्यों आई? 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया, इसलिए काफी चर्चा में आ गई। हाल ही में चिप डिजाइनर में NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो NIELIT जो कि मतलब सेमीकंडक्टर के जो चिप वगैरह होते हैं, जो सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाने का जो काम करती है हमारे देश के अंदर संस्था है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो काम करती है, चिप डिजाइनिंग का काम करती है, तो इसका उद्घाटन किसने किया है? इसमें चिप डिजाइन का उद्घाटन किसने किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है ना, उसके मंत्री ने नहीं किया, बल्कि उसके सचिव ने इसका उद्घाटन किया। इसके सचिव कौन है? एस कृष्णन है। किसके बेटा? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव है एस कृष्णन, इन्होंने इसका उद्घाटन किया, ना कि जो अश्विनी वैष्णव जी है जो मंत्री है, इन्होंने इसका उद्घाटन नहीं किया। किसने किया? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने इसका उद्घाटन किया। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने नोएडा के अंदर NIELIT के चिप डिजाइन और VSLI अनुसंधान के लिए उत्कृष्ट केंद्र का एक उद्घाटन किया, जिसके अंदर स्टार्टअप वगैरह या चिप निर्माण या सेमीकंडक्टर के बारे में काम किया जाएगा। इसके लिए इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, अमेरिका मिशन ब्लू गोस्ट क्या है?
जो अमेरिका ने एक मिशन लॉन्च किया है ब्लू गोस्ट, इसका मतलब क्या है? तो अमेरिका ने जो ब्लू गोस्ट लॉन्च किया, इसका मतलब ये है कि जो अंतरिक्ष के यान है, अंतरिक्ष के अंदर जो लैंडर होते हैं, रोवर होते हैं, मतलब अंतरिक्ष यान से रिलेटेड है, अंतरिक्ष के अंदर अनुसंधान करना, मतलब रिसर्च करना, उसके बारे में पता लगाना। और तो अंतरिक्ष से रिलेटेड क्या है? ब्लू गोस्ट। आपसे पूछा जाए कि ब्लू गोस्ट क्या है, तो ये अमेरिकी एक अंतरिक्ष यान है और अंतरिक्ष यान से जुड़ा हुआ एक मिशन शुरू किया। तो क्या है? क्या लैंडर और अंतरिक्ष यान है। क्या? लैंडर और अंतरिक्ष यान है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ब्लू गोस्ट लैंडर फायरफ्लाई एरोस्पेस द्वारा विकसित एक अनंत अंतरिक्ष यान है, जिसका उद्देश्य चंद्रयान पर वैज्ञानिक पोलैंड पहुंचाना है और अनुसंधान को क्या है? आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। चंद्रयान से रिलेटेड जो मिशन है उसको वहां पे इंसान को पहुंचाना है, उस पर रिसर्च करना है, इसके लिए मिशन स्टार्ट किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, विश्व फार्माकोपियाज की 15वीं अंतरराष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजन की गई थी? विश्व फार्माकोपियाज की 15वीं अंतरराष्ट्रीय बैठक कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पे? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। क्यों किया गया? तो ये कब हुई थी? दिल्ली के अंदर 5 से 7 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन हुआ था। विश्व फार्माकोपियास की 15वीं अंतरराष्ट्रीय बैठक का आयोजन हुआ, इसमें वैश्विक फार्मास्यूटिकल नेताएं, नियामक अधिकारी और उद्योग हितधारकों ने भाग लिया। मतलब जो फार्मास्यूटिकल जो मानक है उनमें सुधार किया जाए और जो स्वास्थ्य के अंदर बेहतर सुविधा प्रदान की जाए और जो इनके जो मानक है, जो मापदंड है, उनको पूरा किया जाए। इसलिए इसका बैठक का मतलब जो दवाइयाँ होती है, जो हमारी फार्मास्यूटिकल्स होती है, उनकी बैठक हुई थी वहाँ पे। मतलब उद्योगपति आए थे, कुछ देश के नेताएं लोग आए थे, जो फार्मास्यूटिक से जुड़े हुए वो लोग आए थे और इसके अंदर बेहतर स्वास्थ्य के लिए बात की गई। मतलब जो भी मानक मापदंड होते हैं, जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड होता है, उनको हर कंपनी क्या पूरा करे WHO के अकॉर्डिंग। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसके द्वारा जितने भी मापदंड निर्धारित किए गए उन सब चीजों को पूरा करके इस पे काम किया जाए। क्वेश्चन नंबर 28, अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेष अभियान शुरू किया? तो शतावरी बेहतर स्वास्थ्य अभियान की बात आ जाए, जहां अगर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई बात आए तो अगर आपको पता नहीं चलने वाला कि कौन सा मंत्रालय होगा, तो वहां आपको सिर्फ आयुष मंत्रालय लगाना है। क्या बेटा? आयुष मंत्रालय ने शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक योजना विशेष अभियान शुरू किया है। कौन सा? आयुष मंत्रालय ने कौन सा अभियान शुरू किया? शतावरी बेहतर स्वास्थ्य योजना। क्या? शतावरी बेहतर स्वास्थ्य अभियान शुरू किया। किसने? आयुष मंत्रालय ने। मतलब लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया जाए। आयुष मंत्रालय ने शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य शतावरी के लिए औषधीय लाभों को जागरूक किया जाए। मतलब लोगों के लिए जो पुरानी औषधियां हैं उनके बारे में जागरूक किया जाए, उनके बारे में बताए, उनका सेवन किया जाए और किस तरह मतलब अपने शरीर को स्वस्थ रखा जाए, इसके बारे में इन्होंने बताया। उसमें कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी? 18.9 लाख की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी पात्र संगठनों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, अभी हाल ही में बाला सुब्रमण्य को किस बैंक का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो बाला सुब्रमण्य को किस बैंक का प्रमुख या MD की बात करें तो किस बैंक के बनाए गए हैं? सिटी इंडिया बैंक के। किसके बेटा? सिटी इंडिया बैंक के इनको प्रमुख है बनाया गया। किसको? बाला सुब्रमण्य को। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। सिटी बैंक ने बाला सुब्रमण्य को इंडिया सब क्लस्टर और बैंकिंग प्रमुख नियुक्त किया है, जो अशोक कुलर का स्थान लेंगे। किसका? अशोक कुलर का स्थान लेंगे और इनको क्या बनाया? सब क्लस्टर और बैंकिंग प्रमुख बनाया है। ठीक है, इनकी नियुक्ति RBI की मंजूरी के अधीन होती है। मतलब RBI ही नियुक्त करता है। RBI के अकॉर्डिंग इनको क्या है? सिटी बैंक के प्रमुख बनाए गए हैं। RBI मतलब इसमें क्या है? सब RBI के अकॉर्डिंग सारा काम किया जाता है, क्योंकि सारे बैंक RBI के अंडर ही आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे आज के इन जो 3 से 4 दिन जो हमारी क्लास नहीं हो पाई थी उनके सारे क्वेश्चन थे। और क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, इसको आपको कमेंट करके बताना है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? आपको बताना है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। कमेंट जरूर करना, ये आपके लिए क्वेश्चन है आज का। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। कल फिर मिलते हैं। रेगुलर क्लास से रहे कल से आपकी वो डेली सुबह 8 बजे। ठीक है।